बेसेस है ना। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला NH4OH है ना। कहाँ यूज होगा ये, तो क्लीनिंग एजेंट की तरह। क्लीनिंग एजेंट मतलब कोई भी चीज़ साफ ऑफ करने वाला, केमिकल्स बनाने के लिए, अमोनिया सॉल्ट बनाने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया सॉल्ट है ना। या फिर इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए है ना, और नाइलॉन बनाने के लिए। देखो ये NH4 जो है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। कहाँ कन्वर्ट करेंगे, यूरिया में, NH3 याद है ना। और उस NH3 का यूज किया जाता है कहाँ, फर्टिलाइज़र बनाने में। समझ में आ रही बात। तो याद रखना, इसका फर्टिलाइज़र बनाने में उपयोग करते हैं, नाइलॉन बनाने में। नाइलॉन क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। नाइट्रिक एसिड बनाने में, उसके बाद अमोनिया सॉल्ट बनाने में, और क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इसका यूज करेंगे। उतार लीजिए। अगला नंबर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। इसका यूज हम लोग करते हैं एंटा एसिड बनाने में। एंटा एसिड मतलब समझते हैं, एंटा एसिड का मतलब एक ऐसी दवाई जो एसिड के अगेंस्ट में हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। जैसे कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन मतलब समझते हो, खाना वाना न पचता है ना, और खट्टा टाइप का डकार आने लगता है, पेट दर्द करने लगता है ना। तो उस समय हम लोग जो है एंटा एसिड यूज करते हैं। एक दवाई लाते हैं, इनो, नाम सुने होंगे, टीवी देखते होंगे तो देखा होगा। काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। क्या करेंगे, पैकेट फाड़ेंगे, पानी में घोलेंगे, पी जाएंगे। पहले से क्या था, एसिड, अभी क्या गया, बेस, दोनों मिल गया जाके पानी में घोल के पिए हैं तो एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड का भी इम्पैक्ट खत्म, बेस का भी इम्पैक्ट खत्म, ठीक है। तो दर्द ठीक हो जाता है, कहते हैं बड़ा बढ़िया दवाई है ना। हालांकि वो क्या है, बेस था, पेट में एसिड था, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, है ना। वीक बेस है, याद रखना। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सब गला वाला देता है ना, जिधर से जाता मुंह, जीभ, ये फूड पाइप सब गलाते चल जाता। तो इसीलिए हम लोग कैसा यूज करते हैं, वीक बेस। एंटासिड मतलब समझ में आ गया ना, जो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए। बेस की प्रॉपर्टी है, कोरेसिव, सॉफ्ट कर देगा। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस। इसका भी यूज किया जाता है एंटा एसिड की तरह, पी जाएंगे, एसिडिटी होगा तो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आदमी को चींटी उटी ज़्यादा काट लेती है या हड्डा उड़ा काट लेता है, तो वहाँ क्या किया जाता है, इसको रख के रगड़ लेंगे ना अगर पानी में थोड़ा मिला के, तो क्या हो जाएगा, असर ख़त्म हो जाएगा। जिससे हड्डा उड़ा काट लेगा या चींटी काटेगी तो दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा, मधुमक्खी काटेगी तो क्यों, फॉर्मिक एसिड के चलते। ये क्या है, बेस। अगर हल्का सा पानी डाल के रगड़ लो तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड का भी प्रभाव खत्म। ये तो बेचारा इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, है ना। और वो तकलीफ़ क्यों हो रहा था, एसिड के चलते, प्रभाव खत्म हो गया तो फिर वो तकलीफ़ होगा नहीं। तो एंटा एसिड की तरह हम लोग यूज करते हैं, मतलब एसिड के अगेंस्ट बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन, सॉरी, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को, एसिड और बेस के बीच के इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर, ध्यान समझना, एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और बनेगा वाटर, है ना। और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देगा, समाप्त कर देगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, एग्जाम्पल
HCl NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, यहाँ एक सोडियम, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन गिनिए LHS में एक यहाँ और एक यहाँ, क्या है वो, ऑक्सीजन गिनो एक, बैलेंस है ना। तो हमने कहा याद रखना ये जो सॉल्ट होता है NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल होता है जनरली। हम लोग, मैंने बताया भी था कि ये टेबल सॉल्ट है, हम लोग घर में इसका यूज जो करते हैं है ना, खाना वाना बनाने के लिए। तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल होता है, इसमें ना तो एसिड का प्रभाव होता है और ना बेस का, है ना। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है क्या। तो देखो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो एक नया सबस्टांस बना, क्या बना, क्या, और उस नए सबस्टांस का नाम दिया हमने सॉल्ट, यही बनाना चाहिए। जब एसिड और बेस के बीच का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो यहाँ एक नया सबस्टांस बना, इस नए सबस्टांस का नाम हमने क्या दिया। तो अगर आपसे कोई सॉल्ट का डिफिनीशन पूछे तो क्या बताइएगा, तो सिंपली आप कह सकते हैं अ न्यू सबस्टांस which is produced due to क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज सॉल्ट, है ना। हम अगर आपसे कोई पूछे कि ये सॉल्ट क्या है तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट जो है ना एक नया सबस्टांस है जो कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनता है। नहीं, उस नए सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। प्रॉब्लम, अच्छा सपोज करते हैं, सपोज करते हैं, देखिए हमने कहा ना कि एसिड और बेस दोनों मिलेगा ना तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यही पढ़े, इसको थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ। एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट कितने प्रकार का होगा, नहीं फॉर्मेशन के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉल्ट कितने प्रकार का होगा, है ना। तो हमने कहा सॉल्ट कब बना, जब एसिड और बेस आपस में मिला तो एक नया सबस्टांस बना, जिस नए सबस्टांस का नाम हमने क्या दिया, देखो हमने यही कहा, थोड़ा सा लिख लेते हैं याद हो जाए, है ना। जब एसिड और बेस आपस में मिला तो एक नया सबस्टांस बना जिसका नाम दिया हमने, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन अ न्यू सबस्टांस इज फॉर्म नोन एज, याद हो गया, याद हो गया सॉल्ट का डिफिनीशन। प्रॉब्लम, अच्छा सपोज करते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेगा, अब सपोज करो दो महारथी लड़ गए आपस में, ये भी कोरेसिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग है तो हाईली कोरेसिव, ये भी हाईली कोरेसिव, क्या होगा। अब भाई दोनों बहादुर हैं, दोनों वीर हैं, पीछे हटने वालों में है नहीं, साहसी हैं, तो रिजल्ट तो एक ही है, दोनों जाएंगे। मतलब न तो इनका असर बचेगा, अब दोनों खत्म हो गए तो फिर किसका असर बचेगा, सही बात है। तो इस समय जो सॉल्ट बनेगा ना उसमें न तो ये इनका इम्पैक्ट होगा और न इनका इफेक्ट होगा, है ना, दोनों में से किसी का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। नहीं, हमने कहा कि देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करेगा तो सॉल्ट मिलेगा, लेकिन उस सॉल्ट में न तो इसका प्रभाव होगा और न इसका, तो उस समय जो सॉल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा,
समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ सपोज करते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है, देखो ये बेचारे बहादुर हैं, ताकतवर भी हैं, हिम्मती और साहसी भी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ये बेचारे की मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अटैक कर दिए हैं, जब मिलाएंगे तो लड़ना पड़ेगा ना जी, मजबूरी में ही लड़े। लेकिन क्या लगता है कौन जीतेगा? सेना दोनों के मरेंगे। अगर दोनों अलग अलग राज्य का राजा होता तो सेना दोनों के मरते, लेकिन फाइनली जीत किसकी होती? मतलब जो जीत के बाद जो इम्पैक्ट होता वो किसका होता? इसी का होता ना। तो देखो हमने कहा ना कि जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन बेस था बेचारा कमज़ोर, वीक था, और ये बेचारे थे स्ट्रॉन्ग, है ना। तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें जितना बेस का अपना हैसियत और औकात होगा उतना एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव बचा होगा ना। तो ये जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम है। और अब हम क्या करते हैं कि एक बार वीक एसिड को रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अब क्या होगा? फिर वही लड़ाई तो शुरू होगी, लेकिन ये बेचारे कमज़ोर हैं तो ये जल्दी इनका असर ख़त्म हो जाएगा और फाइनली बचे यही रहेंगे, है ना। तो हमने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन इस जो सॉल्ट में जो सॉल्ट नया बना उसमें अभी भी किसका इम्पैक्ट बचा होगा? तो ये सॉल्ट जो है वो कैसा बनेगा? तो हमने कहा ना कि देखो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक नया सबस्टांस बनता है, उस सबस्टांस को हमने क्या कहा? सॉल्ट। अब ये कैसा एसिड और कैसा बेस आपस में रिएक्ट किया है ना, या कहिए कि इस सॉल्ट में किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे सॉल्ट कितने प्रकार का? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा ना तो एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो असर किसका बचा रहेगा? एसिड का। तो हमने कहा कि उस समय जो सॉल्ट बनेगा कैसा? एसिडिक सॉल्ट। और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा तो उस समय जो सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। याद हो गया? याद हो गया ना। देखो अगर पढ़ाते समय या कहिए आप जब पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर 90% या 80%, कम से कम 80% आपको चीज़ें याद नहीं हो जाती हैं तो आप चाह के भी घरे आसानी से याद नहीं कर सकते, ठीक है। याद हो जाना चाहिए। याद हो गया? उधर क्या बना? सॉल्ट बना प्लस वाटर, है ना। हमें इससे मतलब नहीं है। हमने कहा ये सॉल्ट बनेगा कैसे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये जरूरी है ना। ध्यान समझिए। हमने कहा ना देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? प्लस H2। समझिएगा ध्यान से। हमने कहा ये एक्वस सॉल्यूशन होगा क्योंकि एसिड और बेस अपना इफेक्ट तभी दिखाता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ये भी एक्वस होगा। एक्वस मीन्स वाटर मौजूद होगा। जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे ये आयोनाइज हो जाता है, H+Cl-।
ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, Na+ और OH-। प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ मेटल की तरह दो चीज़ बिहेव कर रहा है, एक H+ और एक Na+, है ना। ये केटायन है, केटायन, ये भी क्या है, केटायन। ये क्या होगा, एनायन, और ये होगा एनायन। जो सॉल्ट बनेगा कौन सा बनेगा, NaCl, है ना। मीन्स जो केटायन है बेस का उसको पहले रखेंगे, केटायन ऑफ बेस को पहले रखेंगे, और जो एसिड का एनायन है उसको बाद में रखेंगे, एनायन ऑफ एसिड। सॉल्ट जो बनेगा कैसे बनेगा, तो लेफ्ट साइड में मतलब आगे में हम लोग क्या रखेंगे, बेस के केटायन को, और राइट साइड में यानी पीछे में हम लोग क्या रखेंगे, एसिड के एनायन को, है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे बनेगा सॉल्ट, ये तो समझ में आ गया। लेफ्ट साइड में या आगे में बेस का केटायन होगा, और राइट साइड में कहो या पीछे में एसिड का एनायन होगा। तो जो नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ केटायन ऑफ बेस, बेस का जो केटायन होगा ना उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ बेस का केटायन कौन सा है, सोडियम, क्या लिख दिया। और उसके बाद किस चीज़ का लिखना है, तो नेम ऑफ एनायन ऑफ एसिड, एसिड के एनायन का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर एसिड का एनायन का नाम होगा तो कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जैसे ये क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, आईसी एसिड था, क्या था, आईसी एसिड, है ना। तो याद रखना इस आईसी को हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, देखो क्लोरीन तो बस यहाँ था, हमको क्या लिखना है, सिर्फ इसके एनायन का नाम क्या था, क्लोरीन, और क्लोरीन के लास्ट में लगा था आईसी एसिड, तो CHLOR, यहाँ तक तो ठीक है, आई भी ठीक है। और C एसिड के बदले IDE लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्लोराइड। बस सिंपल याद रखिएगा कि ये हो गया। अब अगर क्लोरिक होगा, क्लोरीन होगा तो इसके बदले क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। अगर एसिड के एनायन के जगह पे क्लोरीन होगा तो हम इसके में जो सॉल्ट बनाएंगे यहाँ वो एनायन के जगह पे क्या नाम लिखेंगे, क्लोराइड, है ना। अगर सल्फर होगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर आया ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वहाँ सल्फेट लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ H2SO4 से रिएक्ट कराए होते तो बनता NaSO4 मीन्स सोडियम सल्फेट, सल्फर के बदले क्या लिख देते, सल्फेट, है ना। अच्छा आपको और पता है, अगर सल्फर हो गया तो सल्फेट, क्लोरीन हो गया तो क्लोराइड, अगर नाइट्रोजन होता तो क्या लिखते हैं, नाइट्रेट लिखते हैं, समझ में आ रही बात। ये कुछ सॉल्ट के एनायन को लिखने का क्या तरीका है, समझ में आ रही बात। कैसे लिखेंगे समझ में आ गया ना। सबसे आगे हम नाम किस चीज़ का लिखेंगे,
तो सबसे आगे लिखेंगे बेस के केटायन का नाम, सबसे पहले बेस का केटायन, उसके बाद एसिड का एनायन। नाम लिखते समय सबसे पहले बेस के केटायन का नाम, ठीक है, और बाद में एसिड के एनायन का नाम, ठीक है। अगर एसिड के एनायन में क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रेट। इस तरीके से कुछ नामकरण हम करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए कि इसका नाम कैसे लिखते हैं।